स्वस्थ भारत के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में आपको बता दें कि ये कहा जाता है कि ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है और शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हों, वृद्ध हों, किसी में भी कैंसर के लक्षण आ सकते हैं। विशेष रूप से आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि बच्चों में विशेषकर कौन कौन से कैंसर पाए जाते हैं, क्या ये ठीक हो सकते हैं, क्या हम इन्हें शुरुआत में ही पहचान सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप जानना चाहेंगे और उनको ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया है डॉक्टर कुमार सौरभ को, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैंसर रोग विशेषज्ञ होने के नाते बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आप देखते होंगे, लेकिन उनमें बच्चे भी होंगे। बड़ों के बारे में तो कहा जाता है कि कुछ गलत आदतें हैं, खान पान है, रहन सहन है, बहुत सारे कारण होते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, उनमें क्या कारण होते हैं ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताएं कि बच्चों में कौन कौन से कैंसर मुख्यतः पाए जाते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं मैम कि लोगों को ये गलत भ्रांति है कि कैंसर बुढ़ापे की बीमारी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, इनफैक्ट सिर्फ लोगों को ही नहीं, बहुत सारे डॉक्टरों में भी ये फीलिंग है कि कैंसर एक ऐसा रोग है जो बढ़ती उम्र के साथ होता है। ये एक गलत धारणा है। और कैंसर, जैसा आपने कहा, कि किसी भी वर्ग और किसी भी उम्र के लोग में हो सकता है। तो इसी तरह कैंसर छोटे बच्चों में भी होता है। इनफैक्ट बच्चे के पैदा होने से लेके बूढ़े होने तक वो कैंसर कभी भी हो सकता है। जी। अब अच्छी बात यह है कि बच्चों में होने वाले कैंसर्स मुख्य तौर पे ठीक होने वाले होते हैं। जनरली अगर सही समय पे पहचान में आ गए तो ये ठीक हो जाएंगे। मुख्य तौर पे बच्चों में हमारे पास जनरली 3-4 प्रकार के कैंसर्स कॉमन हैं, जिसमें पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है ब्लड कैंसर। अच्छा। जनरली लोगों को लगता है कि ब्लड कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है और ये ठीक नहीं हो सकता। अगेन ये एक गलत धारणा है। इनफैक्ट हम जितने भी कैंसर्स का इलाज करते हैं उसमें से सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस, यानी कि सबसे अच्छे रिजल्ट्स वो ब्लड कैंसर में ही आते हैं। और ख़ास करके बच्चों को जो ब्लड कैंसर होते हैं उसमें प्रॉपर इलाज से ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं। जी। इसके अलावा बच्चों में जो सेकंड सबसे कॉमन कैंसर होते हैं वो है ब्रेन के कैंसर्स, ब्रेन ट्यूमर्स। तो ब्रेन ट्यूमर्स जनरली छोटे बच्चों में होते हैं और ये अगर सही समय पे पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर होने पे बच्चे को बहुत जल्दी परेशानी डेवलप हो जाती है। अच्छा। और वो उसके माँ बाप परिजन जो हैं उसको चिकित्सक के पास ले जाते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर्स कई बार करेक्ट टाइम पे डिटेक्ट हो जाते हैं और सर्जरी होने के बाद, प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद ये भी मैक्सिमम केसेस में ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो बच्चों में पाए जाते हैं वो फिर बाकी के ऑर्गन्स के होते हैं, जो कि जिसमें से हड्डी काफ़ी कॉमन है। अच्छा। तो हड्डियों का कैंसर बच्चों में होता है। हड्डियों का कैंसर एक प्रकार का खतरनाक कैंसर होता है, लेकिन अगेन प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ और अच्छी अभी जो आधुनिक प्रणाली आई है ट्रीटमेंट में, न केवल हम बच्चों को ठीक कर पाते हैं, कई बार उनके जो जनरली ये बीमारी जो होती है लॉन्ग बोन्स में होती है, यानी कि या तो पैर की हड्डी में होगी या हाथ की हड्डियों में होगी। तो आजकल के ट्रीटमेंट के द्वारा हम बच्चों को ठीक भी कर देते हैं और बहुत सारे केसेस में उनका जो लिम्ब है, यानी कि हाथ या पैर जहाँ पे भी वो हुआ है उसको भी बचा लेते हैं। अच्छा जी। तो मतलब ये तो 3 तरह के जो कैंसर हैं वो। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे कैंसर्स हैं जो कि रीजन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एक कैंसर होता है आँख का कैंसर। आँख का? जी। ये लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि बच्चों में काफ़ी कॉमन कैंसर होता है जिसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन तो नहीं है, लेकिन किसी खास प्रदेशों में ये काफ़ी कॉमन है। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो गुजरात तरफ का जो एरिया है और साउथ इंडिया जो है, अच्छा, वहाँ पे ये कैंसर आँख के पर्दे का, यानी कि जो आँख का जो पर्दा होता है जिसको हम लोग रेटाइना कहते हैं, जी, उसके पर्दे का कैंसर काफ़ी कॉमन है और ये जेनेटिक होता है। अच्छा।
तो जनरली ये उन जगहों में कॉमन है जहाँ पे लोग आपस में परिवार में शादी करते हैं। तो ऐसा करने से जो खराब जीन होता है वो परिवार में ही चलता है। जी। और उसके कारण ये कैंसर उत्पन्न होता है। झारखंड में भी काफ़ी हद तक ये पाया जाता है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट पिछले 9 साल में हमने लगभग 15 बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित थे। हो सकता है कि आँख के डॉक्टर्स ज़्यादा देखते होंगे। और ये कैंसर अगेन इसकी खास बात ये है कि अगर सही समय पे इलाज होता है तो न केवल जान बचती है, आँख की रोशनी भी कई बार बच जाती है। अच्छा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये समय पे पकड़ा जाए ये आँख का कैंसर। और ये पकड़ना भी बहुत आसान है क्योंकि बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है और ये कैंसर डेवलप करता है, जनरली यंग बच्चों में 1 साल 2 साल की उम्र में ये डेवलप होता है। तो बच्चे की जो प्यूपिल्स है जिसमें आप उसमें वाइट रंग का एक निशान आ जाता है। तो वो देखते साथ ही पकड़ में आ जाएगा कि हाँ इसको ये है। तो बस अगर चौकन्ना रहना है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ दिख रहा है बच्चे के आँख में जो पीपल्स में वाइट रंग का, जिसको हम लोग कैट्स आई रिफ्लेक्स कहते हैं, तो तुरंत आपको नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत कॉमन तो नहीं लेकिन रेयर कैंसर है, लेकिन ये कैंसर भी बच्चों में देखा जाता है। कई सारे कैंसर आपने बताया बच्चों में, तो हम बारी बारी से सब पर आने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो कॉमन आपने बताया वो ब्लड कैंसर आपने बताया, ल्यूकेमिया जिसे हम कहते हैं। तो ये बच्चों में होने का क्या कारण है? ब्लड कैंसर्स जो बच्चों में होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सब ब्लड कैंसर्स खतरनाक नहीं होते। मुख्य तौर पे ल्यूकीमियास होते हैं, उसको हम पहले तो 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है ल्यूकीमिया, दूसरा होता है लिम्फोमा। अच्छा। तो ल्यूकीमिया हो गया जहाँ पे आपका जो खून बनने की जो ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, वहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो भी खून पैदा होता है वो कैंसरस पैदा होता है। और चूंकि इतनी तेजी से वो खून पैदा होता है, जनरली ये बीमारी सफ़ेद कोशिकाओं की होती है। हमारे बॉडी में एक लाल कोशिकाएं होती है जो लाल खून बनता है, एक सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, और एक प्लेटलेट करके एक तीसरी प्रकार की होती है जो खून को क्लॉट करने से, थक्का बनने से रोकती है, मतलब खून को पतला रखने में मदद करती है। और जैसे वो कट जाता है तो वो थक्का बन जाता है उसमें, ताकि खून ब्लीड नहीं करते रहे। तो जनरली प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स, इसमें कैंसर्स नहीं होते। जो भी कैंसर के होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं, और वो बोन मैरो में पैदा होते हैं, और इसको ल्यूकीमिया कहते हैं। जनरली क्या होता है कि जब बच्चों को ब्लड कैंसर डेवलप होता है तो इतना तेज़ी से वो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है कि बाकी चीज़ों को प्रोड्यूस करने की जगह नहीं रहती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको सबसे पहला जो सिम्टम्स आएंगे वो या तो वो पेशेंट एनीमिया लेके प्रेजेंट करते हैं, यानी कि खून की कमी लेके, या तो कहीं ब्लीडिंग चालू हो जाएगी क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स नहीं बन रहे हैं, या तो इन्फेक्शन लेके। तो ये बच्चे तुरंत ही लगभग, ये ब्लड कैंसर जो होता है ल्यूकीमिया जिसको कहते हैं, बहुत फास्ट बढ़ने वाला कैंसर है। ऐसा नहीं कि आपको बरसों से है और आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। जैसा डेवलप हुआ विदिन 1 से 2 महीना में बच्चे को तकलीफ चालू हो जाती है। तो वो बच्चे पहुँचते हैं किसी बच्चों के डॉक्टर के पास, और सिंपल ब्लड टेस्ट पे वो पकड़ा जाता है। अगर आपने सिंपल ब्लड टेस्ट किया है तो वो ल्यूकेमिया आप पकड़ लेंगे। इसमें डायग्नोसिस में जनरली परेशानी नहीं होती है। तो ये कई तरह का जो ब्लड कैंसर आपने बताया, तो मोस्ट कॉमनली ये ल्यूकेमिया है जो बच्चों में होता है। और अगर इसका सही से इलाज हो, जनरली ल्यूकेमियाज बड़ों में भी होते हैं। ब्लड कैंसर्स सारे एज ग्रुप में हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में खास बात ये होती है कि जो ल्यूकेमियाज होते हैं वो बहुत आसानी से ट्रीट हो जाते हैं। और वो कंप्लीट मैक्सिमम बच्चे, ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे प्रॉपर ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाते हैं। तो ल्यूकेमिया इज़ ए वेरी क्यूरेबल डिजीज। भले इलाज काफ़ी लंबा चलता है, 2-2.5 साल का चलता है। तो इसका कारण का पता बहुत सारे थ्योरीज हैं कि ये क्यों होते हैं, लेकिन कोई ठोस कारण अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। बहुत केसेस में ऐसा आनुवांशिक हो सकता है, आनुवांशिक भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि ल्यूकेमियाज वहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है ल्यूकेमियाज होने का। तो लेकिन ऐसा कुछ ठोस कारण, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बीड़ी सिगरेट या तंबाकू से मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर होता है, वैसा कोई ठोस कोई कनेक्शन नहीं है।
और मैक्सिमम केसेस में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण ही ये कैंसर्स होते हैं। बिल्कुल, तो कारण तो बहुत सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता है, सब में अलग अलग कारण हो सकते हैं। जी जी। जो लक्षणों की बात आपने बताई कि जितनी जल्दी पहुंचा जाता है डॉक्टर के पास में उतनी जल्दी ये और भी ज़्यादा क्योरेबल हो जाता है, तो किस तरह का लक्षण बच्चों में दिखाई देता है? जैसे मैंने कहा कि मेनली जो ल्यूकेमियाज होते हैं वो बच्चे इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है। अच्छा। जो मैक्सिमम केसेस में बच्चे या तो खून की कमी लेके यानी वीकनेस लेके प्रेजेंट करते हैं, या उनको फीवर आने लगता है, जो चूँकि WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, तो उन बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो वो फीवर और ये सब का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा बहुत कॉमन तरीका है प्रेजेंट करने का ब्लीडिंग, और ये खास करके ये 3 मेन मुख्य रूप से प्रेजेंट होता है बच्चे। इसके अलावा जो लिम्फोमा ग्रुप के कैंसर्स हैं, ये भी एक ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। जी जी। तो ल्यूकेमिया में प्रॉब्लम जो रहती है वो बोन मैरो में रहती है, जहाँ से ब्लड पैदा हो रहा है। और लिम्फोमाज में जो प्रॉब्लम होती है, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि रहती है जिसको हम लोग लिम्फ नोड्स कहते हैं, और ये लिम्फ नोड्स में जो है हमारे WBC जो बोन मैरो में प्रोड्यूस हुए हैं वो जाके स्टोर हो जाते हैं, और वो हर जगह के लिम्फ नोड्स ये पूरे शरीर में रहते हैं। ये जो ग्रंथियां हैं हमारे पूरे शरीर में हैं, और जहाँ पे जैसे आपका अगर आपने देखा होगा अगर आपको दांत का इन्फेक्शन होता है तो गले के पास की ग्रंथि बढ़ जाती है, डॉक्टर छू के बताता है, तो वो जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ उसके पास की वो ग्रंथि बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ से WBCs निकलते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जिसको हम लोग कॉमन मेडिकल टर्म्स में लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो लिम्फ नोड्स में अगर कैंसर हो जाता है तो उसको लिम्फोमा कहते हैं। अगेन लिम्फोमास बहुत कॉमन होते हैं बच्चों में, और जनरली ये बच्चे जो हैं ये ग्रंथि बढ़ने के कारण प्रेजेंट करते हैं। फीवर या फीवर भी रह सकता है, और जो नोड्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। अच्छा, बड़े बड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, खास करके गले के। ठीक, दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि ये सारे सिम्टम्स TB में भी आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इनफैक्ट हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं क्योंकि सिम्टम्स सेम है, लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं और फीवर होता है, तो ये दोनों ही सिम्टम्स TB में भी पाए जाते हैं और लिम्फोमास में भी पाए जाते हैं। ल्यूकेमियास के में जैसे आप ब्लड टेस्ट करा के पकड़ सकते हैं, वैसे लिम्फोमास में ब्लड टेस्ट नॉर्मल रहता है। तो उस केसेस में ब्लड टेस्ट में आपकी बीमारी नहीं पकड़ में आती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो बेसिक डॉक्टर्स हैं और हमारे डॉक्टर्स की जो पढ़ाई होती है, इनफैक्ट जो MBBS डॉक्टर्स भी रहते हैं जो बहुत सारी जगह में आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे मिलेंगे, उनको भी ये ट्रेनिंग रहती है कि आप किस तरह से ग्रंथियों को चेक कर सकते हैं कि ये TB है या कैंसर है। अच्छा, मतलब वो देख के बताया जा सकता है। और जो ग्रंथि TB में रहती है वो एक दूसरे से सटी रहती है, और जो इसमें लिम्फ नोड्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे के गले में या कहीं पर भी, कांख में या पैर के पास कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कोई ग्रंथि है, सूजन है जो बढ़ रही है और कम नहीं हो रही है, तो नज़दीकी चिकित्सक से मिले, और वो प्रॉपर टेस्ट के द्वारा हम आराम से पता लगा सकते हैं कि ये या तो TB है या कैंसर है। अच्छी बात यह है कि जो लिम्फोमास वाले जो कैंसर होते हैं वो अगेन कम्प्लीटली क्यूरेबल होते हैं। अच्छा, तो ऑलमोस्ट बच्चों में जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें लिम्फोमास का क्योर रेट सबसे ज़्यादा है। अच्छा। तो 90 to 95% बच्चे सही ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। और ल्यूकेमिया में पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो पाती है? जी, ल्यूकेमियास में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसमें सारे ल्यूकेमियास एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें हम लोग जो कराते हैं वो साइटोजेनेटिक्स यानी बच्चों का जेनेटिक एनालिसिस कराते हैं। उसमें से कुछ जो प्रॉब्लम्स रहते हैं जीन्स के वो अच्छे माने जाते हैं। अगर उस टाइप के जीन्स का आता है ये तो क्योर रेट्स अगेन ऑलमोस्ट 80 to 90% है। बहुत सारे केसेस में क्या रहते हैं कि जो जीन्स में जो बदलाव हैं जिसके कारण ल्यूकेमिया हो रहा है वो ख़राब वाले होते हैं, और उसको हम लोग पुअर रिस्क साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। ऐसे केसेस में वो ठीक तो हो जाते हैं, पर उसमें से मैक्सिमम बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट के अलावा। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट
थोड़ी टफ चीज़ है। और चूँकि हमारे देश में इस के डॉक्टर्स का भी अभाव है, प्लस इसके सेंटर्स का भी अभाव है, और प्लस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में एक डोनर लगता है जिसका HLA मैचिंग किया जाता है पेशेंट के साथ, तो कई बार वो HLA मैचिंग वाला डोनर भी नहीं मिल पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्लस इवन इन गवर्नमेंट सेटअप बोन मैरो ट्रांसप्लांट का कॉस्ट काफ़ी तो बहुत कॉमन अभी यहाँ पे उसकी सुविधा अभी झारखंड में इस चीज़ की सुविधा नहीं है अभी। नहीं अगर वैसा कोई पुअर रिस्क साइटोजेनेटिक्स आता है तो इनिशियल ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसको कोई हायर सेंटर भेजते हैं। जैसे इंडिया में सरकारी में एम्स में, CMC वेल्लोर में और TMH मुंबई में ये सारी जगह बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा है। तो अगर वैसा कोई केस आता है जिसमें साइटोजेनेटिक्स पुअर रिस्क रहते हैं तो इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद जब बच्चा स्टेबलाइज हो जाता है तो हम लोग उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भेजते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो एक खास परिस्थिति में इसकी आवश्यकता पड़ती है। वैसे अगर ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होती है और कहाँ पे ये सुविधा जो है उपलब्ध है? मैक्सिमम ल्यूकेमियाज की ट्रीटमेंट जो है वो झारखंड में ही हो सकती है, और झारखंड में 2 सेंटर्स हैं जहाँ पे इसके डॉक्टर्स भी हैं, प्लस सुविधा करने के रांची में भी हो सकती है और प्लस जमशेदपुर में भी हो सकती है। ये दोनों ही जगह सेंटर्स उपलब्ध हैं। और प्लस इसमें एक स्पेशल टाइप के खून की ज़रूरत है। ल्यूकेमियाज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है ब्लड। अच्छा। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सकता है। अच्छा। और अगर आप हेल्दी हैं तो आमतौर पे मैं सबको चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करें, क्योंकि बच्चों में ऑन एंड एवरेज किसी भी ल्यूकेमिया पेशेंट के पूरे इलाज में आप मान के चलिए 10 से 15 पॉइंट जो ब्लड होता है वो लग जाता है। और किसी भी एक आदमी के लिए कई बार संभव नहीं होता कि आप इतना सारा ब्लड डोनर लेके आएँ। तो इसीलिए खैर इस चीज़ के लिए सरकार के तरफ से भी मदद है। काफ़ी सरकारी ब्लड बैंक्स हैं जहाँ पे ब्लड बैंक डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं। और मेन समस्या ब्लड की आती है। दूसरी समस्या आती है पैसों की, क्योंकि ये इलाज काफ़ी लंबा होता है। ल्यूकेमियास का इलाज आम तौर पे लगभग 2 साल का चलता है। और जो बच्चों में होता है जिसको हम लोग लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहते हैं, तो उसका इलाज लगभग 2 साल चलता है। और जिसमें बच्चों को 6 महीने यहीं रांची में या जमशेदपुर में जहाँ भी वो इलाज करा रहे हैं वहीं रहना होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर दिन उनको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ती है कीमो के लिए या इंजेक्शंस के लिए। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा इसमें ये फैक्टर आ जाता है। लेकिन अगेन उस तरफ से भी सरकार का अच्छा सपोर्ट है। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गंभीर बीमारी योजना चलाई जाती है जिसमें बच्चों के कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए 5 लाख की राशि दी जाती है। अब कई बार स्पेशल केसेस में उसको बढ़ा के 8 लाख तक भी किया जा सकता है। प्लस आयुष्मान भारत की योजना भी चल रही है जिसमें अगेन ब्लड कैंसर्स का इलाज कम्प्लीटली फ्री है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो और ब्लड कैंसर चूँकि एक क्यूरेबल बीमारी है, तो मैं बस दर्शकों को ये चाहूँगा कि अगर आपके आसपास में किसी बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है तो निराश ना हो और जितनी शीघ्र हो सके उसका इलाज कराएं, क्योंकि ब्लड कैंसर आपको समय नहीं देता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या होता है, कई बार लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या ऑल्टरनेटिव कुछ फॉर्म ऑफ थेरेपीज में चले जाते हैं जिसका अभी कुछ सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है कि ये इलाज सटीक है, इससे सही हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई है ऐसा कोई किसी बच्चे को आप जानते हैं तो उसको सही सलाह दें और सही समय पे इलाज होने पे मैक्सिमम केसेस में बच्चे ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जो बच्चे ठीक हो जाते हैं और जो हम लोग इसमें ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें क्या पूरा ब्लड बदलने की आवश्यकता पड़ती है या एक बार अगर ठीक हो गया ये कैंसर तो फिर आगे फ्यूचर में भी इसकी संभावना बनी रहती है? जी, ये एक बहुत धारणा है कि ब्लड कैंसर हो गया तो आपको ब्लड बदलना पड़ेगा। जी, ये जनसाधारण में ये सवाल है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। तो ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि जब ल्यूकेमिया के बच्चों का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जो हम दवाइयाँ देते हैं उससे जो उसके जो बोन मैरो जो है जहाँ से ब्लड पैदा होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हम इस उम्मीद में उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या उसको वो काफ़ी हद तक दब जाता है और साथ में कैंसर के सेल्स भी उस इलाज के कारण मर जाते हैं। अच्छा।
तो साथ में कोलैटरल डैमेज समझ लीजिए, तो नॉर्मल सेल्स भी मर जाते हैं। हाँ। तो इसके कारण ब्लड की कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ब्लड को हम चेंज करते हैं, और जब ब्लड की कमी हो जाती है तो आपको बाहर से ब्लड चढ़ाना पड़ता है। लेकिन वो बोन मैरो सेल्स जो हैं ऑटोमेटिकली, जो अच्छे सेल्स हैं यानी जो नॉर्मल सेल्स हैं, वो रिकवर कर जाते हैं और कुछ दिन में नॉर्मल प्रोडक्शन चालू हो जाता है। कैंसर के सेल्स चूंकि नॉर्मल नहीं रहते हैं तो वो दवा के प्रभाव से मर जाते हैं और फिर वो वापस ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसी उम्मीद में हम करते हैं। पुअर साइटोजेनेटिक्स में क्या होता है कि वो कैंसर के सेल्स दवा से मर तो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से दबते नहीं है, कुछ कण उसमें रह जाते हैं। तब हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी आइडिया नहीं है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है। मेन चीज़ तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में करते हैं जो आपके परिजन हैं, यानी कि जो बच्चे से के परिवार के लोग हैं जिनका मैच करता है, सिर्फ ब्लड ग्रुप ही नहीं, हम लोग एक HLA मैचिंग करते हैं। तो वो HLA अगर आपके मरीज का और उस परिवार के सदस्य का, जनरली भाई या बहन का सबसे क्लोज मैच करता है, तो अगर मैच कर जाता है तो हम जो मरीज है उसके बोन मैरो को कम्प्लीटली नष्ट कर देते हैं। वो कम्प्लीटली दवाइयों के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा उसको हम कम्प्लीटली नष्ट कर देते हैं, और जो उसके डोनर हैं जिनसे हम ले रहे हैं बोन मैरो, वो उसका बोन मैरो हम उसमें डाल देते हैं। तो अब वो जो बोन मैरो से जो कण निकलेंगे, यानी ब्लड के जो कण निकलेंगे, इस उम्मीद में कि उसमें कैंसर के सेल्स नहीं रहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद ब्लड ग्रुप भी चेंज हो जाता है। अच्छा जी। तो ये इसमें फिर फ्यूचर जो है वो मतलब सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद? जी बिल्कुल, ऐसा है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक, क्योंकि कोई भी ट्रांसप्लांट जब होता है किसी भी अंग का तो थोड़ी बहुत परेशानियां सुनने में आती हैं। थोड़ी बहुत तो नहीं, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो ल्यूकीमियाज में जो होता है वो एलो ट्रांसप्लांट होता है। इसका मतलब है कि हम बाहर से बोन मैरो लेके उसको ये कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि शुरू का जो पीरियड है, लगभग 1.5 महीना से 2 महीना के जो पीरियड है, जब तक आपका बोन मैरो बाहर वाला आपके शरीर में टेक नहीं कर गया है, तब तक बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इन्फेक्शन लग सकता है क्योंकि आपके WBC काउंट, यानी कि जो आपका इन्फेक्शन फाइट करने वाले सेल्स हैं, उसके काउंट ऑलमोस्ट 0 रहते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जहाँ भी होता है वो एक स्पेशल यूनिट रहता है। एक तरह से समझ लीजिए कि ऐसा यूनिट रहता है जिसमें बाहर का इन्फेक्शन अंदर नहीं आ सकता। उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाए जाते हैं, और उसमें हवा भी स्पेशल फिल्टर होके आती है ताकि बाहर का इन्फेक्शन कहीं भी नहीं लग सके। और यही कारण है कि ये हर जगह नहीं है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कॉस्टली आता है। जी। और खर्चा भी इसमें काफ़ी रहता है, क्योंकि पेशेंट लगभग 2 से 2.5 महीने अस्पताल में, 2 महीने तो एटलीस्ट अस्पताल में एडमिट रहता है। बिल्कुल, और ट्रीटमेंट भी बहुत कॉस्टली रहता है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन लगेगा तो आपको एंटीबायोटिक बहुत हाई देना। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि किसी को भी इस तरह की समस्या ही ना हो, ताकि इस तरह की जो बच्चों में खास करके अगर हम बात कर रहे हैं, बच्चे तो बिल्कुल उनको तो पता भी नहीं चलता है कई बार कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। समय आपके साथ पता ही नहीं चल रहा है, इतनी सारी जानकारी आप देते जा रहे हैं, और बहुत सारे कैंसर का जिक्र आपने किया। बहुत थोड़ा सा समय है सर, ब्रेन कैंसर के बारे में थोड़ा सा। ब्रेन कैंसर जो है उसका वो भी लाइलाज है या इलाज हो सकता है, क्या ब्रेन है? कैंसर भी अगेन बहुत प्रकार के होते हैं, और जो बच्चों में मैक्सिमम ब्रेन कैंसर्स होते हैं वो क्यूरेबल होते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रेन कैंसर में ये रहती है कि वो किस एरिया में, अगर वो कोई बहुत क्रिटिकल एरिया में अगर ब्रेन कैंसर हो जाता है जहाँ पे हम कम्प्लीटली ट्यूमर को नहीं निकाल सकते। कई बार ऐसे जगह पे ब्रेन कैंसर उत्पन्न होता है जहाँ पे अगर आप कम्प्लीटली ट्यूमर को निकालने जाइएगा तो बच्चा पैरालाइज्ड हो सकता है या बच्चे की जान भी जा सकती है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रेन ट्यूमर में ये होती है कि आप किस एरिया में है और कितनी अच्छी आप सर्जरी कर सकते हैं। अगर आपने सर्जरी करके पूरा ट्यूमर निकाल दिया तो मैक्सिमम केसेस में ब्रेन कैंसर्स ठीक हो जाते हैं। बदकिस्मती से बहुत केसेस में ट्यूमर्स ऐसे जगह रहते हैं जहाँ कंप्लीट सर्जरी पॉसिबल नहीं रहती है, तब फिर हमारे पास दवाइयाँ और रेडिएशन रहता है। ब्रेन ट्यूमर्स जो बच्चों में होते हैं सही समय पे, छोटे समय पे अगर हमने डिटेक्ट हो गए तो मैक्सिमम केसेस में वो क्योर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो रांची में भी, झारखंड की बात करें तो यहाँ पर इसकी सारी सुविधाएं हैं? जी, ब्रेन कैंसर की जो सर्जरी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है,
और रांची में ब्रेन ट्यूमर की ऑपरेशन करने की सुविधा नहीं है। इनफैक्ट कई बार ब्रेन ट्यूमर ऐसे लोकेशन में रहते हैं जहाँ पे हमको स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, जिसकी सुविधा अगेन रांची में नहीं है। तो अगर ब्रेन ट्यूमर्स होता है और ऐसा लगता है कि हाँ सर्जरी पॉसिबल है, तो उनको हम हायर सेंटर भेजते हैं जहाँ पे बिल्कुल जहाँ पर उसकी सुविधा है। इसके बाद का इलाज रांची में संभव है। अच्छा, जैसे रेडिएशन और कीमो जो है वो रांची में है। तो समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा सर कि आपसे और सवाल करें। बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। चलते चलते बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए अगर एक लाइन में आप कुछ संदेश देना चाहें तो। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बच्चों के मैक्सिमम कैंसर्स क्यूरेबल हैं, और जैसा कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स को छोड़ के, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ब्रेन ट्यूमर्स की सर्जरी, ये सब को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें रांची में संभव है और सरकार की तरफ से मदद मिलती है। अगर आप पैसे से कमज़ोर हैं तो भी निराश ना हो, और किसी भी नज़दीकी चिकित्सालय जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है आप संपर्क करें। और मैं श्योर हूँ कि अगर बदकिस्मती से आपके बच्चे को कैंसर है तो बहुत संभावना है कि वो ठीक हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। हमें उम्मीद है कि लोगों के अंदर एक नई आशा ज़रूर जगी होगी। बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं आपके माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।